हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड के बारे में समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये। और इसको हम शुरू करते हैं पहले सेंट्रोइड से। ओके, तो अगर मैं सेंट्रोइड की बात करूं कि सेंट्रोइड क्या होता है, उसको अगर डिफाइन किया गया है तो इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट अबाउट विच द एंटायर लाइन एरिया और वॉल्यूम इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इट इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर मैं सेंट्रोइड को समझूं कि सेंट्रोइड को कैसे डिफाइन किया गया, तो सेंट्रोइड इज नथिंग ओनली फॉर टोटल एरिया एक्टेड, टोटल एरिया एक्टेड इन ज्योमेट्रिकल शेप, यानी किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में वो पॉइंट जहाँ पर टोटल एरिया एक्ट कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड पॉइंट हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे वो आपका ज्योमेट्रिकल शेप का सेंटर पॉइंट होता है एक्चुअली में। तो हम उसको ये बोल देते हैं कि जहाँ पर उस प्लेन में, अगर प्लेन की बात कर रहे हैं, जैसे एरिया की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर टोटल एरिया एक्ट कर रहा होगा तो उस पॉइंट को हम बोल देंगे सेंट्रोइड पॉइंट फॉर ए प्लेन। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो उस केस में क्या होगा कि हम ये बोल पाएंगे वो पॉइंट जहाँ पर टोटल वॉल्यूम एक्ट कर रहा होगा वो पॉइंट कहलाएगा आपका सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम या फिर सेंटर ऑफ वॉल्यूम। तो सेंटर ऑफ वॉल्यूम और सेंटर ऑफ एरिया इट इज नथिंग, इट इज ए सेंट्रोइड पॉइंट। ओके, अगर मैं यही बात लाइन के लिए बोलूँ तो लाइन के केस में क्या है कि ये वन डी हो जाएगा, यानी वन डायमेंशनल हो जाएगा। एरिया के केस में क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल हो जाएगा। और वॉल्यूम के केस में क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं बात करूँ सेंट्रोइड पॉइंट की, जो बात करना चाह रहा हूँ तो उसके बारे में मेरी समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि सेंट्रोइड किसी ज्योमेट्रिकल शेप का हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो सर्किल है तो सर्किल के केस में क्या होगा, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसी क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड पॉइंट बोलेंगे, कि ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है आपका इसका सर्किल का। तो यहाँ पर ये क्या पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ सर्किल। ओके, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो रेक्टेंगल केस में इसका लेंथ होगा, इसका क्या होगा, विड्थ होगा। तो इसका वो पॉइंट इस प्लेन का वो पॉइंट जहाँ पर टोटल एरिया एक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल। अब इसको मान लो हमने एक्स बार का वाई बार बोल दिया, तो एक्स बार इज नथिंग कितना, L/2 और वाई बार इज इक्वल टू B/2। ये वैल्यू निकल कर आएगी। अब ये वैल्यू आई है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं इसके अगर मैं डायगोनल को ड्रॉ करूँ तो जहाँ पर ये डायगोनल मीट करेंगे वही पॉइंट क्या बन जाएगा, सेंट्रोइड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ट्रायंगल के बारे में कह सकते हो। ठीक है, तो और सर्किल केस में क्या था कि आप अगर यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ करते हो तो जहाँ पर आपके दो डायमीटर क्या कर जाए, मीट कर जाए, ऐसे बहुत सारे डायमीटर मीट कर जाएंगे। तो ये सारे क्या होगा, एक ही पॉइंट में मीट करेंगे, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका सेंटर पॉइंट कहलाएगा। और यही सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, इस पर्टिकुलर शेप के लिए सेंट्रोइड पॉइंट बन जाएगा। रेक्टेंगल के लिए क्या बन जाएगा, L/2 और L/2 बन जाएगा, B/2 बन जाएगा। ऐसे ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर है और ये वाई बार मैंने बोल दिया और इसकी हाइट कितनी h है, तो h/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेंट्रोइड पॉइंट को जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर रेफरेंस पॉइंट की बात अगर मैं करूं, जैसे अगर मैं इसी रेक्टेंगल की बात कर लेता हूं, तो अगर रेफरेंस लाइन मैंने यहाँ से कर दिया तो अभी तक आपके लिए रेफरेंस लाइन ये था AB और AC। अभी क्या हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा आपका x एक्सिस। ठीक है, अब इस केस में सेंट्रोइड पॉइंट नहीं बदलेगा, बस रेफरेंस लाइन आपने बदल दिया है। तो अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ आपको, A दिया हुआ है, और इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैं C बोल दिया। तो अब क्या हो जाएगा सेंट्रोइड पॉइंट इसी केस के लिए x बार इक्वल टू A प्लस L/2 और y बार क्या हो जाएगा आपका C प्लस B/2। तो सेंट्रोइड मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि सेंट्रोइड पॉइंट क्या होता है कि किसी भी प्लेन का वो पॉइंट जहाँ पर टोटल एरिया एक्ट कर रहा होता है, या फिर किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ठीक है, जहाँ पर टोटल आपका एरिया काम कर रहा होगा। ये तो हमने बात कर ली किसकी, एरिया की। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम बात कर लेते हैं स्फीयर की, तो स्फीयर के केस में अगर मैं क्यूबॉइड ले लूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी बॉडी का मास नहीं होगा। ठीक है, ये इसका लेंथ हो गया L,
ये इसका विथ हो गया बी, और ये सी क्या हो गई, थिकनेस हो गई टी। अब सेंट्रॉइड की बात करेंगे तो देखो अभी क्या है कि आप 3D पे आ गए, वॉल्यूम पे निकालोगे तो इस क्यूबाइड का जो भी वॉल्यूम है, जिस पॉइंट पर टोटल वॉल्यूम एक्ट कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इस वॉल्यूम का सेंटर पॉइंट बोल देंगे। अब वो सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा इस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप के लिए, यानी क्यूबाइड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा तो एक्स बार भी आएगा, वाई बार भी आएगा, ठीक है, और जेड बार भी आएगा। अब एक्स बार कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, एक्स बार कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, और वाई बार कितना हो जाएगा, वाई बार आपका हो जाएगा B/2 हो जाएगा, और जेड बार कितना हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया था आपको कि इसके लिए रेफरेंस लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस लाइन से ही हम समझ पाएंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम है वो कहाँ पर है। अब इसी सेंटर में होगा, बीच में होगा, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका, एक्स बार बन जाएगा। ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका, वाई बार बन जाएगा। और इधर से जब डिस्टेंस आओगे इधर आगे तो इसके बीच में होगा ना, तो वो क्या बन जाएगा, जेड बार बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं लाइन की बात करता हूँ तो अगर मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अब क्योंकि एरिया में 2D और वॉल्यूम में 3D, अब लाइन की बात करेंगे, लाइन में क्या हो जाएगा, 1D। ठीक है, अगर मान लो इसका लेंथ L है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा जहाँ पर इसको अगर मैं होल्ड करूँ तो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। या पर ये कह सकते हैं कि L/2 डिस्टेंस पर, यानी कि अगर मैं, क्योंकि अब एक्स बार की ही बात कर पाएंगे 1D केस में, तो क्या हो जाएगा, L/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको जब भी कभी सेंट्रॉइड निकालना होगा तो या तो 1D का निकाल सकते हैं, 2D का निकाल सकते हैं, और 3D का निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड पॉइंट हमेशा ज्योमेट्रिकल शेप का ही निकलता है, वो ज्योमेट्रिकल कैसा भी हो। ठीक है, अब बात करें सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। तो देखो सेंटर ऑफ मास की बात करें तो बॉडी का वो जो भी कोई बॉडी ली जा रही है, जो भी बॉडी हम एज्यूम कर रहे हैं, उस बॉडी का अगर मान लीजिए, अगर मैं एक बॉडी एज्यूम कर लेता हूँ, बॉडी है तो उसके पास क्या होगा, मास होगा। क्या होगा, इसका मास होगा। यानी कि ये अब क्या है, ये इसका शेप कैसा भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, और सर्कुलर भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। अब बॉडी का शेप कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका सेंट्रॉइड पॉइंट और सेंटर ऑफ मास सेम हो भी सकता है और सेम नहीं हो सकता है। सेम तब होगा जब मान लो जो बॉडी का टोटल जो मटेरियल यूज़ किया गया है बॉडी, वो सेम मटेरियल का है, तब तो सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए आधे में आपने क्या कर दिया, इसको स्टील लगा दिया, और आधे में क्या लगा दिया आपने, वुड लगा दिया, तो इस आधे में क्या है, इसका वुड है, तो टोटल बॉडी को होल्ड करने के लिए अभी मान लो टोटल बॉडी को बैलेंस करना चाहते हैं, मान लो इस पॉइंट को हमने पकड़ा, तो अब ये जो आपका L/2 पर आपने अप्लाई किया हुआ है स्टील, L/2 पर आपने अप्लाई किया हुआ है वुड, तो अभी यहाँ पर इसको यहाँ पर होल्ड करेंगे तो ये बैलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि आधे में आपने स्टील लगा रखा है, आधे में क्या लगा रखा है आपने, वुड लगा रखा है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा, जिधर स्टील है। क्यों, क्योंकि उधर जो इसका मास की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई जो आपका डेंसिटी होती है स्टील की वो ज़्यादा होती है इन कंपेयर किसका, वुड की। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेंट्रॉइड पॉइंट की बात करूँगा तो सेंट्रॉइड पॉइंट अभी भी आपको यहीं मिलने वाला है, यहीं पर मिलेगा आपको। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूँगा तो वो आपका शिफ्ट हो जाएगा, वो आपका जिधर डेंसिटी ज़्यादा होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब वो कितना वैल्यू आएगा उसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन उनको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या मतलब होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कुछ सेंटर ऑफ मास से मिलती जुलती है। अगर हम बोलें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई बॉडी अगर है तो उसका टोटल वेट जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, जहाँ पर उसका टोटल वेट जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में अगर डिफरेंस समझ जाता है कैसे, देखो अगर मान लो ग्रेविटी की वैल्यू अगर वैल्यू सेम है पूरी बॉडी में, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ और यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इसका कुछ ना कुछ वेट है। ठीक है,
अगर ग्रेविटी हर जगह पे सेम लग रही है तब तो इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की मैंने किस में क्या कहा था कि वो पॉइंट बॉडी पर जहाँ पर उसको होल्ड किया जाए तो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। यानी कि जैसे मान लो ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल को मैं होल्ड करना चाहता हूँ तो देखो सेंटर पॉइंट पकड़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये अगर ये बैलेंस हो जा रहा है इट मीन्स क्या, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अगर इस मोबाइल के नीचे जो भी ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा अगर पूरा यूनिफॉर्म है, हर जगह क्या कहते हैं ग्रेविटी क्या सेम है, तो क्या रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी बन जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा। लेकिन अगर इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंस तब हो जाएगा जब आधे में ग्रेविटी कुछ और हो और आधे में ग्रेविटी कुछ और एक्ट कर रहा हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसके L/2 पार्ट पर, यानी कि आधी डिस्टेंस पर इसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू जो एक्ट कर रही है, यानी इसको जो पुल कर रहा है अर्थ, तो उसका वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और आधे में इसकी जो वैल्यू है ग्रेविटी की वो मैंने मान ली 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, अब इस केस में क्या होगा कि जैसे मैंने इसको पहले यहाँ पर होल्ड करता, जब ग्रेविटी मान लो नहीं है तो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक, यहीं पर बैलेंस हो जाएगा। बट ग्रेविटी आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधे पोर्शन में ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, और आधे में ग्रेविटी की क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास तो भी यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर शिफ्ट हो जाएगा जिधर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब हमको इधर कहीं होल्ड करना पड़ेगा, यानी यहाँ कहीं होल्ड करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि ये क्या हो पाए, स्टेबल हो पाए। तो अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस समझ में आ गया हो, क्योंकि ग्रेविटी जिधर ज़्यादा काम कर रही होगी उधर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास तब सेम रहेगा अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रॉइड पॉइंट में क्या, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन तीनों में आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि अगर हम सेंट्रॉइड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं करते कैसे हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि अगर मैं कोई भी आर्बिट्री बॉडी एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके लिए मैंने क्या कर लिया, रेफरेंस लाइन, मैंने बताया था आपको रेफरेंस लाइन के बिना हम लोग सेंट्रॉइड पॉइंट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड करने के लिए मान लिया कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसका सेंट्रॉइड पॉइंट क्या होगा जहाँ पर इसका टोटल रिएक्ट कर रहा होगा। अब उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने बोला कि वाई एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस अभी मान लेता हूँ एक्स बार है, और एक्स एक्सिस से इसका सेंट्रॉइड पॉइंट कहाँ पर है, वाई बार। तो ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, एक्स बार कॉमा वाई बार कहलाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैं एक एलिमेंट कंसिडर कर ले रहा हूँ। तो मान लिया मैंने एक एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट माना, इसको मैंने क्या बोल दिया, A1 बोल दिया। इसके ऊपर एक मैंने एलिमेंट कंसिडर किया, इसको मैंने क्या बोल दिया, A2 बोल दिया। फिर इसके ऊपर मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया। ऐसे मैं क्या करूँगा, बहुत सारे एलिमेंट कंसिडर करता जाऊँगा। कहाँ तक जाऊँगा मैं, A3। यहाँ लास्ट में क्या मिला मेरे को, मान लो AN मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं इसका मैं मोमेंट ऑफ एरिया लिखूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, A1। अब यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, Y1। फिर यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, Y2। और यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, Y3। और लास्ट वाले का जो ऐसे क्या होगा डिस्टेंस आप एज्यूम कर सकते हैं, तो लास्ट वाले क्या हो गया, YN हो गया। तो ऐसे अगर हर एक एलिमेंट का मैं लिखता मोमेंट ऑफ एरिया, तो A1 मल्टीप्लाई बाई Y1 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई Y2 प्लस A3 मल्टीप्लाई बाई Y3 एंड सो ऑन लिखते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, AN मल्टीप्लाई बाई YN। ओके, ऐसे लिखेंगे। अगर मैं इस बात को अगर ऐसे लिख दूं कि सिग्मा AI इंटू YI लिख सकता हूँ, यानी कि जो आपका सिग्मा मतलब समेसन जो इक्वल होगा किसके, मल्टीप्लाई बाई एरिया इंटू डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस के जिस पॉइंट के अबाउट या जिस लाइन के अबाउट निकालना है आपको, वहाँ तक डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो अभी A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक AN Y1। तो अगर मैं इस चीज़ को पूरा ना लिखकर ऐसे लिख दूँ, सिग्मा AI इंटू YI लिख सकता हूँ। और इसी बात को मैं अगर चाहूँ
तो लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन क्या y इंटू डी ए, और जो भी लिमिट होगी ये भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ की जो वैल्यू है वो आई कहाँ से लेकर 1 से लेकर कहाँ तक i इक्वल टू n तक। ठीक है, अब अगर मैं इस बात को लिख सकता हूँ और मुझे क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड करना है। तो मान लिया टोटल एरिया कितना है, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए का मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, AN तक। या फिर क्या लिखते हैं इसको, मैं चाहूँ तो सिग्मा ए आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू n। तो बात तो वही है। ठीक है, कैपिटल ए लिखो। ठीक है, अगर सॉल्व तो मैं इसको अगर मैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन कहाँ तक AN तक सॉल्व करता हूँ और इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो टोटल ए के बराबर हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा। अब टोटल एरिया कहाँ एक्ट करता है, सेंट्रॉइड पॉइंट पे एक्ट करता है। तो एरिया मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं वाई एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, वाई बार से। एरिया इंटू क्या हो जाएगा, वाई बार। और यही ए की वैल्यू जो है मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, यानी कि ये क्या है, ये वही तो वैल्यू है सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या, सिग्मा मतलब क्या, टोटल एरिया। इसको मैंने कई पार्ट में लिख दिया, जब इस पार्ट को लिखा हुआ है आप जब इनको कैलकुलेट करोगे तो भी कैपिटल ए के बराबर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर ये बोल दिया कि क्या कहते हैं कि आप इसको 1 से लेकर n तक लिख डालिए, तो इस सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया। तो ये वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी किसके, एरिया इंटू वाई बार। ठीक है, अभी अपने को क्या निकालना था, सेंट्रॉइड पॉइंट। तो एरिया ये वाई बार हटा दीजिए यहाँ से, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया, यानी कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा की, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू n। इसी बात हो रही है किसकी, एरिया की बात हो रही है, वाई इसमें एडेड नहीं है। ठीक है, वाई के लिए केस नहीं है ये। तो यहाँ मैं क्या लिख दे रहा हूँ, ए आई लिख दे रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं क्या लिख दे रहा हूँ, ए आई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, हमें तो वाई बार निकालना था। तो हमने बोला ना कहते कि भाई वाई बार निकालना है, सेंट्रॉइड पॉइंट निकालना है। तो इट इज इक्वल टू आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू n, ए आई इंटू वाई। तो यहाँ से जब वाई बार निकालोगे तो यहाँ से लिख सकते हो सिग्मा ए आई इंटू वाई आई डिवाइड बाई सिग्मा ए आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू n। ओके, आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू n। ऐसे क्या करना है, सेम आपको एक्स बार के लिए करना होगा। एक्स बार के लिए आपको सेम ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स बार के लिए क्या करेंगे आप, सेम प्रोसीजर, एक्स बार इट इज इक्वल टू सिग्मा एरिया मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स आई ए आई एंड आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू n डिवाइड बाई सिग्मा ए आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू n। तो ऐसे क्या करेंगे आप, एक्स बार निकाल देंगे। ठीक है, ये मैंने को तरीका बता दिया कि कैसे हम लोग सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप का। अब वो आपका चाहे ट्राइंगल हो या फिर रेक्टेंगल हो, कोई किसी प्लेन की अगर बात करेंगे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सेंट्रॉइड पॉइंट, वो ने बता दिया आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कहते हैं कि कैसे क्या डिफरेंस होता है आपका सेंट्रॉइड में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड पॉइंट में। ओके, थैंक यू क्लास।